भारत का संविधान नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भारी भरकम कानूनी किताब होगी। पर जरा सोचिए, अगर ये देश को चलाने का एक यूजर मैनुअल या एक ब्लूप्रिंट हो तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटकर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो सवाल यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये यूजर मैनुअल आखिर दिखता कैसा है। इसमें ऐसा क्या खास लिखा है जो 125 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी के नियम तय करता है। आइए इसे मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो इसे समझने के लिए हमने इसके 22 भागों को 5 आसान थीम्स में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे इसकी नींव से, फिर देखेंगे कि सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है। उसके बाद समझेंगे केंद्र और राज्यों के रिश्ते, फिर देखेंगे कि जनता और प्रशासन का क्या रोल है, और आखिर में बात करेंगे उन नियमों की जिनसे ये पूरा सिस्टम चलता है और समय के साथ बदलता भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत हमेशा एक मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है, और हमारे देश का संविधान भी बिल्कुल ऐसा ही है। संविधान के जो शुरुआती हिस्से हैं ना, वही दरअसल पूरे देश की पहचान तय कर देते हैं। पार्ट 1 बताता है कि भारत क्या है, इसके राज्य कौन से हैं, इसका इलाका कहाँ तक है। पार्ट 2 ये तय करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। और फिर आते हैं पार्ट्स 3, 4 और 4A, जो नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं और नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, ये सब बताते हैं। एक तरह से ये देश और उसके लोगों के बीच का एक वादा है, एक समझौता है। और इस नींव का जो सबसे मजबूत पत्थर है ना, वो है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये वो गारंटीज हैं जो देश अपने हर नागरिक को देता है, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो या बराबरी का हक। हमारी आज़ादी की असली बुनियाद यही है। ठीक है, तो देश की नींव रख दी गई, नागरिक कौन है ये भी पता चल गया। पर अब अगला सवाल ये है कि भाई इस देश को चलाएगा कौन। यहीं से एंट्री होती है सरकार की पूरी मशीनरी की। संविधान के ये हिस्से देश को चलाने वाले असली इंजन हैं। पार्ट 5 में केंद्र सरकार का पूरा ढांचा समझाया गया है, राष्ट्रपति से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक। पार्ट 6 में बिल्कुल वैसा ही ढांचा राज्यों के लिए बनाया गया है। और पार्ट 8 बताता है कि यूनियन टेरिटरीज का शासन कैसे चलेगा। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का एक समानांतर, एक पैरेलल सिस्टम बनाया है। जहां केंद्र में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट है, वहीं राज्यों में गवर्नर और विधानमंडल। यही तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है। लेकिन एक मिनट, गिनती में कुछ गड़बड़ लग रही है ना? हम पार्ट 6 से सीधे पार्ट 8 पर आ गए, तो फिर भाई ये पार्ट 7 आखिर गया कहाँ? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। पार्ट 7 को संविधान से हटा दिया गया था। दरअसल ये उन राज्यों की एक खास कैटेगरी के बारे में था जो आज़ादी के ठीक बाद बने थे, पर बाद में वो कैटेगरी ही खत्म हो गई। तो जब नियम पुराना हो गया तो उसे रूल बुक से हटा दिया। यही बात तो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, जो समय के साथ खुद को बदल सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जब देश में 2 लेवल पर सरकारें हैं, एक केंद्र में और दूसरी राज्यों में, तो जाहिर है उनके बीच तालमेल के लिए भी कुछ नियम तो चाहिए होंगे। यहीं से शुरू होता है केंद्र और राज्य के रिश्तों का चैप्टर। ये हिस्से हमारे फेडरल ढांचे के वो धागे हैं जो सब कुछ जोड़कर रखते हैं। पार्ट 11 ये तय करता है कि कानून बनाने और प्रशासन चलाने में किसका कितना अधिकार होगा। और वहीं पार्ट 12 और 13 पैसे, टैक्स और व्यापार से जुड़े मामलों को देखते हैं, ताकि पूरा देश एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम कर सके। तो सरकार बन गई, केंद्र और राज्य के रिश्ते भी तय हो गए। लेकिन इस पूरे बड़े से सिस्टम में आम आदमी कहाँ है? वो इस सिस्टम से सीधे तौर पर कैसे जुड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये वो हिस्से हैं जो ताकत सीधे जनता के हाथों में देते हैं। पार्ट 9 और 9A पंचायतों और नगर पालिकाओं के जरिए लोकतंत्र को गांव और शहर तक ले जाते हैं। पार्ट 14 उन सिविल सर्विसेज की बात करता है जो इस पूरे प्रशासन को चलाती हैं। और सबसे जरूरी पार्ट 15 जो चुनावों की पूरी प्रक्रिया तय करता है, जो हमारे लोकतंत्र की जान है। और इनमें पंचायतें यानी पार्ट 9, ये तो कमाल की चीज है। ये लोकतंत्र को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधा गांव की चौपाल तक ले आती हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सत्ता को नीचे तक पहुंचाने का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, मतलब इस पूरे ब्लूप्रिंट का ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये वो नियम है जो न सिर्फ इस सिस्टम को चलाते हैं, बल्कि इसे समय के साथ बदलने की इजाज़त और ताकत भी देते हैं। ये जो मेटा रूल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। पार्ट 17 देश की ऑफिशियल लैंग्वेज तय करता है, पार्ट 18 इमरजेंसी जैसे खास हालात के लिए नियम बताता है, और पार्ट 20 जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है, वो खुद संविधान को बदलने का तरीका बताता है। तो ये ब्लूप्रिंट खुद को अपडेट कैसे करता है? पार्ट 20 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है। संसद में एक बिल आता है, उसे दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। कुछ बड़े बदलावों के लिए तो आधे से ज्यादा राज्यों की भी मंजूरी चाहिए होती है, और आखिर में राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। ये प्रक्रिया मजबूत है ताकि कोई भी बदलाव जल्दबाजी में न हो सके। तो आखिर में सवाल क्या है? क्या संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब है, या ये हमारे देश के सपनों और आदर्शों का एक जीता जागता आईना है? जिस तरह से इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी गई है, वो साफ बताता है कि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के कभी ना खत्म होने वाले सफर का नक्शा